नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आपने देखा बिहार के चुनाव के बाद जो मैंडेट एनडीए को प्राप्त हुआ वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा, इस चुनाव में करीब करीब 24 ऐसे एग्जिट पोल हुए जो इससे पहले किसी भी राज्य के चुनाव में देखने को नहीं मिले। और कमोबेश लगभग जितने भी एग्जिट पोल थे उन्होंने एनडीए को 145 से 167 170 सीटों का आकलन किया था। हमने भी उस पोल ऑफ पॉल के विश्लेषण में ये कहा था कि एनडीए को 150 से 155 सीटें, उसका कंक्लूजन निकल करके सामने आ रहा था। लेकिन उन्हीं एग्जिट पोल में एक दो ऐसे एग्जिट पोल थे जो महागठबंधन की सरकार भी बना रहे थे। अब उनके कैलकुलेशन किस हिसाब से थे, या फिर वो पैसों के बल पर सिर्फ इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जिन्होंने इस सर्वे को किया था वो इसी प्रकार के भ्रम, कुछ चैनल वैसे हैं वो इसी प्रकार के भ्रम को फैलाने के लिए जाने जाते हैं। और जब उनके विश्लेषण को आप सुनेंगे तो हमेशा देश के विरोध में क्या हो सकता है उसको कहने से कोई पीछे नहीं हटता। हालांकि इस चुनाव में जो लोग दूसरे को गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं वो लोग भी बिहार में कुछ पत्रकार नजर आए थे। और जब लोगों से सवाल कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई तुम तो नैरेटिव चलाते हो, तुम तो वही बोलोगे जो तुमको पसंद है, लेकिन तुम्हारे कहने से हम तुमको जवाब नहीं देंगे। तो भागता फिर रहा है। ये भी हमने देखा इस चुनाव के दौरान। लेकिन लोगों के मन में ये बार बार आ रहा है कि आखिर एनडीए को इतनी बड़ी भारी मात्रा में बहुमत मिली तो मिली कैसे। और आपने एक बात को गौर किया होगा, आरजेडी और महागठबंधन फिर से कमोबेश 2010 की स्थिति में पहुंच गए। इस चुनाव ने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट तरीके से सामने लाकर रख दिया। इसमें एक फैक्टर बने थे प्रशांत किशोर। उन्होंने अपनी भूमिका तो इस तरह से बना ली थी इस चुनाव को लेकर, जिस प्रकार से वो 3 साल बिहार में भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद 1 साल पहले उन्होंने अपने पार्टी का गठन किया, 243 सीटों पर चुनाव लड़े और बार बार ये जताने की कोशिश की कि हम अकेली ऐसी पार्टी हैं जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और एक दावा लगातार वो मंचों पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान करते रहे कि जेडीयू को 25 सीटें नहीं आई। अगर 25 सीटें आ जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद चाहे जनसुराज हो चाहे महागठबंधन हो, इसके कोई भी बड़े नेता सामने नहीं आए इस बात को स्वीकार करने के लिए कि क्या ये जनादेश मिला, उसे वो स्वीकार करने की स्थिति में ही नजर नहीं आ रही। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में भ्रम फैलाया जाता रहा है इसके पूर्व में भी, उसी प्रकार का भ्रम एक बार फिर से चालू हो गया कि वोट चोरी के चीजों को फिर से उठाया जाने लगा। कांग्रेस के लोग तो ये तक कहने लगे कि ये चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग को बधाई। एक बहुत सही कहावत बैठती है कांग्रेस के ऊपर कि कुत्ते की पूंछ को आप कितना भी कोशिश कर लो सीधा करने की, वो रहेगा टेढ़े का टेढ़ा है। ये एकदम कांग्रेस पर फिट बैठता है। और पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार राहुल गांधी ऐसे मुद्दों को उठाते और सबसे पहले जिस प्रकार की भाषा पर वो उतर गए, वो तो किसी भी एंगल से एक
पॉलिटिशियन नजर ही नहीं आते। जो रोड पर चलता हुआ गुंडों की जो भाषा होती है, उस भाषाई मर्यादा पर राहुल गांधी उतर गए। उनको अपने आप में यह गलतफहमी है कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं। आपको याद होगा जब एसआईआर बिहार में हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो इसको लेकर विपक्ष ने पूरा हंगामा किया और 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल गांधी बिहार में घूमते हुए नजर आए थे। लेकिन ये बिहार का मुद्दा ही नहीं था, ये लोगों ने इस चुनाव में मतदान के बाद और रिजल्ट में बता दिया। उसके बाद वो बिहार से गायब हो गए। पहले चरण के मतदान के बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम के नाम पर हरियाणा का मुद्दा उठाया और पूरा एकदम टेलीकास्ट किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई है। लेकिन इस बिहार चुनाव के नतीजे ने यह बता दिया कि इस प्रकार का कोई भी काम हुआ ही नहीं है। लोगों को इसमें जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। और मेरा तो सीधा और सरल सा प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है आपके पास एविडेंस है, प्रमाण है और इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर आपको किसी भी विषय में किसी भी प्रकार का संशय है, ये बात चुनाव आयोग ने भी कई बार दोहराई है, वही बात को मैं भी रिपीट कर रहा हूं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पे कई लोग गए हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये पता है कि अगर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट वो नहीं गए और बार बार इसी मुद्दे को उठाते रहे। और इसका परिणाम इस चुनाव में दिखा कि कांग्रेस बिहार के अंदर 5वें नंबर 6ठे नंबर किस पोजीशन पर जाकर के रुकी, आप भली बात इस बात से वाकिफ है। तेजस्वी यादव की भी बात होनी जरूरी है। उनके मन में जिन लोगों ने ये भ्रम डाल के रखा था, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी ये गलतफहमी हो गई थी कि वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके कहा कि 18 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। तो कुछ चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। जो तेजस्वी यादव 2020 में जिस प्रकार से अपने अकेले दम पर बिहार में प्रचार करते हुए नजर आए थे, अपना पसीना बहाते हुए नजर आए थे, वो लोगों को इंटैक्ट करने में सफल रहे थे। वो कुर्ता, वो गमछा, बिहारी वाला जो वेशभूषा होता है, वो उन्होंने अपनाया था, उससे लोग कनेक्ट हुए। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि उनको लगा कि अरे भैया, तो राहुल गांधी टी शर्ट वाले नेता हैं, लोग उनको बड़ा नेता मानते हैं, तो हम कैसे पीछे रहेंगे, हम भी टी शर्ट में उतर जाएंगे। और वो भी अलग अलग दिन, लाल, पीला, हरा, ब्लू, काला, अलग अलग दिन में अलग अलग कलर के टी शर्ट को पहनकर रैलियों में नजर आने लगे। तो लोगों के सेंटीमेंट को जोड़ने में, उनके मैनिफेस्टो को जो उन्होंने वादे किए, ये कोई भी चीजें, किसी भी चीज से लोग कनेक्ट नहीं हुए। और जो गलतफहमी थी कि MY समीकरण, वोट परसेंटेज 35-36 उनको आया है। अब मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे सोशल मीडिया में कि भाई आरजेडी को 1.46 करोड़ वोट मिले, भाजपा को 96 लाख वोट पड़े, कमोबेश इतने ही वोट जेडीयू को मिले। तो भैया, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जेडीयू और भाजपा 101-100 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। तो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसका परसेंटेज अगर आप निकालें तो आपको अंदाज हो जाएगा। कई लोगों ने यह कहा कि आरजेडी को 23% वोट पड़े, भाजपा को 20% पड़ा, जेडीयू को 19% पड़ा, तो चुनाव कैसे हार जाए।
अब ये किस लॉजिक के तहत बात करते हैं, इनको 2020 का चुनाव याद होना चाहिए कि महागठबंधन और एनडीए के वोटों का फासला सिर्फ 12,000 वोटों का था, मात्र 12,000, जितने मत पड़े थे उसमें 12,000 का डिफरेंस था, लेकिन सीटों में अंतर 15 सीट का था। तो क्या 1,43,00,000 अगर आपको वोट पड़े और सीट आपने जीता 25, इससे इसका क्या लेना देना है, ये कैलकुलेशन भी उन लोगों को करना चाहिए। कहां पर किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना वोट किस कैंडिडेट को पड़ा है, कहीं पे ज्यादा संख्या है लोगों की, कहीं पे कम है, कहीं पे जीत का मार्जिन कम होता है, कहीं टोटल वोटों की संख्या क्या पड़ रही है, उसके हिसाब से चीजों का विश्लेषण होता है। आप मूल रूप से सीधे आंकड़े उठा करके कि ये 1.45 करोड़ 40 करोड़ वोट पड़ा तो उसके हिसाब से सीटें जीत जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और एक बात जो खुलकर सामने आई वो आज पूरा हॉट टॉपिक बन गया है बिहार के राजनीति से लेकर आरजेडी के अंदर। जो संजय यादव आरजेडी को चला रहे हैं, आपको याद होगा जब वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने भी फिर अपनी यात्रा निकाली थी, उसमें बस के अगले सीट पर जहां तेजस्वी यादव बैठते थे वहां पर संजय यादव बैठा हुआ था, जिसको लेकर तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने ही ट्वीट करके कहा था कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व होता है उसको उस सीट पर बैठने का अधिकार है, जिसको लेकर भी हंगामा हुआ था, ये आप सभी को याद होगा। और आज जो खुलासे हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद, जो रोहिणी आचार्य ट्वीट करके अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल से, राजनीति से ही न अलग किया, बल्कि अपने परिवार से, अपने संबंधों को लेकर भी संधि विच्छेद कर लिया उन्होंने। और सिंगापुर जाने से पहले उन्होंने संजय यादव और एक रमीज नाम के आदमी का जिक्र किया। अब सवाल उठता है कि ये रमीज कौन? कहा जाता है कि ये बंदा तेजस्वी यादव के साथ रहकर किसी समय में क्रिकेट में साथ खेला है। और आप देखिए कि तेजस्वी यादव के चुनावी मैनेजमेंट को देखने वाला काम, सोशल मीडिया का मैनेज करने वाला काम ये बंदा कर रहा है। इसके अलावा जिस प्रकार से कई लोगों ने टिकट लेने के समय ये आरोप लगाया कि संजय यादव 3 करोड़ रुपए लेकर के टिकट बांट रहा है, और जिस प्रकार से सिटिंग सांसदों का जो पहले चुनाव जीत चुके हैं उनके टिकट को काट करके नए नए लोगों से पैसे लेकर के टिकट का वितरण किया गया, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। और जिस प्रकार से आपसी खींचतान, सीटों का बंटवारा से लेकर एक चुनावी मंच पर साथ न आना, आपने देखा कि फिर राहुल गांधी नजर आए 2-4 रैलियों में। एक रैली मुजफ्फरपुर की जिसमें तेजस्वी के साथ उन्होंने मंच साझा किया। इसके अलावा सभी नेता अलग अलग प्रचार करते रहे और पूरा महागठबंधन कहीं भी यूनाइट होता हुआ दिखाई नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर एनडीए के जितने भी दल थे, पांचों दल, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, एलजेपी रामविलास हो, हम हो, चाहे आरएलएम हो, इन लोगों ने साथ मिलकर न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि इनके समर्थक, इनके वोटर और इनके कार्यकर्ता एक दूसरे का भरपूर समर्थन करते हुए पूरा का पूरा अपना जितने भी वोटर थे एक दूसरे में वोटों का ट्रांसफर भी कराया। और ये जो केमिस्ट्री थी, ये इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई, जो एनडीए को 2/3 लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर ले गया। इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, यही चुनावी प्रबंधन की वजह से एनडीए ने इस प्रकार की विक्ट्री बिहार चुनाव में दर्ज की।
और जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे आने के बाद आरजेडी खेमे में साइलेंट मचा हुआ है, रोहिणी आचार्य का ट्वीट, क्या आरजेडी पूरी तरह से बाहरी हाथों में चली गई है, जहां पर तेजस्वी यादव का बस नहीं चल रहा है, या फिर तेजस्वी यादव पूरी तरह से इनके बस में आ गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर यही स्थिति बरकरार रही तो आरजेडी का नाम लेने वाला शायद कोई बचे, ऐसा मेरा मानना है। और जो प्रशांत किशोर इतनी बड़ी बड़ी भूमिका बांध रहे थे, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे पेड पत्रकार, यूट्यूबर, सेफोलॉजिस्ट, ये लोग पैसे लेकर इनके बारे में इस तरह के भ्रामक नैरेटिव बनाने और प्रचार करने की कोशिश करते हैं कि लोगों के मन में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि ये आएंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं आए तो फिर ऐसे हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज के समय में लोग यहां पर हर बात को वेरीफाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, और जो अंधभक्त हैं उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए सोच उसी के हिसाब से जाती है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं, उसी के हिसाब से वोट करते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर जब बिहार को लेकर चर्चाएं होती थी किसी भी चैनल पे, तो लोग कहते हैं कि सवाल हमने पूछा, लोगों ने क्या जवाब दिया, और लगातार ये चल रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, ये पहली प्राथमिकता लोगों की, उनको कभी 35%, कभी 41%, कभी 46% तक ले जाया गया। और वहीं नीतीश कुमार को 16%, 15%, 11% तक लेकर गया। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर को भी वहां पर ले जाया गया, 23%, 24%, 25% तक ले जाया गया। लेकिन इन खेलों के पीछे पूरा का पूरा जो मोटी कमाई करते हैं लोग, ये खुद तो मोटा माल कमाते हैं, लेकिन लोगों को पागल बनाने का काम करते हैं। और इस बार बिहार के चुनाव के परिणाम ने ये बात तय कर दिया, जो लोग बिहार को ये समझने की गलती करते हैं कि बिहार तो बुड़बक लोग रहते हैं, तो आज बिहार की जनता ने ये दिखा दिया कि उन्हें कब क्या कैसे करना चाहिए उनको बखूबी पता है, और उसी के हिसाब से वो करते हैं। उनको जिसको सत्ता सौंपनी थी उन्हीं को सत्ता सौंपा। इसके साथ जिन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उसका भी सही चयन इस बिहार की जनता ने किया। तो ये सारे चीज इस चुनाव में नजर आए। आपका क्या मानना है, आप भी जरूर एक बार बताएं। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।